Hello everyone, I hope you are doing great. So in this lectures we will going to learn how to set up Spring's applications, and also we will going to develop Spring application using a Java, and we will going to use Java 17, and we will learn how to use the records and what is the best way of using a DB migrations and all these things. So basically इस लेक्चर्स को फॉलो करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स यही है कि आप जावा के साथ कंफर्टेबल्स होने चाहिए। अगर आपको जावा आता है और स्प्रिंग्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो थ्रू आउट दिस लेक्चर्स आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। और जो हम ये सेटअप है इस एप्लीकेशंस का, बिल्कुल वैसे ही सेटअप करेंगे जैसे एक्चुअल्स एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस का करते हैं। सारा का सारा सेम फ्लो वही रखेंगे। 3 टायर आर्किटेक्चर्स वी विल गोइंग टू यूज़। And one more things, when we use flyway migrations and all these things, at that time I will explain each and everything. So yeah, so when you complete these lectures, you will be like a comfortable while developing REST APIs. And once we see how to develop the REST APIs and all these things, so in the next video we will cover कि behind the scenes एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट किस तरीके से वर्क करता है, बीन्स क्या होती हैं, ये किस तरीके से रजिस्टर होती हैं, ये बिहाइंड द सीन ये किस तरीके से सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड कम्युनिकेट कर रही हैं, ये सारा का सारा हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो पहले जस्ट इस दिस लेक्चर में जस्ट एक फैमिलियरी को इम्प्रूव करते हैं कि या आपको क्या करना है कि start.spring.io को ओपन करना है। यहाँ पे जावा सेलेक्ट कर लेना है और प्रोजेक्ट जो है हम ग्रेडल यूज़ करेंगे, बिल्ड टूल। तो ग्रेडल यूज़ कर लेना है और इस इनसाइड स्प्रिंग बूट्स इस समय पर 2.7.1 से अवेलेबल है। आपके टाइम पे जो भी हाईएस्ट हो आप वो सेलेक्टेड कर लें। स्नैपशॉट M3 ये सब सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट विदाउट स्नैपशॉट जो भी है, विदाउट M3 उस वर्जन को आप सेलेक्ट कर लें जो भी हाईएस्ट है आपके टाइम पे। सो ग्रुप नेम com.basic, और पैकेजिंग आपको जार सेलेक्ट करना है। इनसाइड जावा वी विल गोइंग टू यूज जावा 17, तो जावा 17 सेलेक्ट कर लेना है। अब डिपेंडेंसीज पे आते हैं। डिपेंडेंसीज में फर्स्ट डिपेंडेंसी आपको स्प्रिंग वेब यूज़ करना है, जिसके अंदर सारा का सारा कंप्लीट रेस्ट एप्लीकेशन MVC और ऑल्सो इट्स दिस जार विल गोइंग टू इंक्लूड टॉमकैट्स ऑल्सो बाय डिफ़ॉल्ट। सो ये काइंड ऑफ समझ लें कि कंप्लीट पैकेज है। फिर इसके बाद हम डाटा JPA यूज़ करेंगे, तो डाटा JPA आपको सेलेक्ट कर लेना है। और हम इन मेमोरी डेटाबेस यूज़ करेंगे, तो आपको H2 डेटाबेस इन मेमोरी डेटाबेस यूज़ कर लेना है। और इसके बाद या लॉम्बॉक हम यूज़ करेंगे, लॉम्बॉक सेलेक्ट कर लेना है आपको। अगर आप चाहें तो डेव टूल्स सेलेक्ट कर सकते हैं, इट्स ऑप्शनल, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और जब हम इनको यूज़ करेंगे तो समय मैं हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगा कि ये फंक्शनैलिटी किस पैकेज से आ रही है, इसका क्या रोल है, सारा का सारा। आफ्टर सेलेक्टिंग दीज ऑल दीज डिपेंडेंसी यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन अ जनरेट। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पे ये जनरेट कर देगा प्रोजेक्ट जो है आपका। ओके, वन मोर थिंग्स, फ्लाईवे और सेलेक्ट कर लेना है आपको। ओके, फ्लाईवे डेटा माइग्रेशंस के लिए या फ्लाईवे माइग्रेशंस और सेलेक्ट कर लेना है। हम डेटा माइग्रेशंस के लिए फ्लाईवे यूज़ करेंगे। या अब फिर दोबारा से आपको जनरेट क्लिक करना है और ये डाउनलोड कर देगा सेम जिप फाइल को, उसको एक्सट्रैक्ट करके आपको अपने फेवरेट आईडी में ओपन कर लेना है। और मैं इंटेलिजे यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं इंटेलिजे में ओपन करूँगा इसको। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। रिक्वायर्ड्स ऑल जो जार्स हमने डिपेंडेंसी हमने ऐड की हैं उन सबको डाउनलोड करने में। आफ्टर डैट ये प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करेगा, सिंक करेगा। तो जस्ट वेट करना है इसके बिल्ड सक्सेसफुली बिल्ड कंप्लीट होने का। या ये सक्सेसफुली सिंक और बिल्ड हो चुका है। अगर आपको बिल्ड्स ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं हुआ है तो आप काम कर सकते हैं, ग्रेडल पर क्लिक करें और यहाँ सिंक का बटन है रीलोड्स का, इसको क्लिक करके मैनुअली इसको रीलोड्स कर लें। फिर आप आफ्टर दैट वी कैन डू वन थिंग्स, लेट्स क्लिक ऑन बिल्ड प्रोजेक्ट्स, लेट्स सी इट इज़ सक्सेसफुली बिल्डिंग।
एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द एप्लीकेशंस। अगर ये एप्लीकेशंस आप आती है, स्टार्ट हो जाती है, इट मीन्स कि हमारे पास रिक्वायर्ड जेडीके सारा का सारा इंस्टॉल्ड है। अगर आपके पास अगर जेडीके से रिलेटेड कोई इशू आता है या ग्रेडल से रिलेटेड कोई इशू आता है, तो आप ये मेक श्योर्स करें कि आपने लेटेस्ट जेडीके 17 तक इंस्टॉल किया हुआ है या नहीं है। अगर नहीं किया हुआ है तो आप उसको इंस्टॉल्स कर लें। और अगर ग्रेडल से रिलेटेड इशू आता है तो मेक श्योर करें कि 7.4.1 ग्रेडल तक आपके में इंस्टॉल्स है, और इंटेलिजे पे अगर वर्क कर रहे हैं आप तो वो आपको शो करेगा इंस्टॉल करने के लिए। या सो नाउ लेट्स डू वन थिंग्स, क्लिक ऑन दिस रन बटन्स एंड लेट्स सी। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि लॉग्स में ये शो कर रहा है कि एप्लीकेशन सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुकी है। इट्स मीन्स कि जो भी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी हैं एप्लीकेशंस को रन कराने के लिए, सारा का सारा सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है। आप मेक श्योर करें कि आपके में लेटेस्ट जेडीके 17 से हो, और ऑल्सो ग्रेडल 7.4.1 यूज़ करने वाला है, कंफर्टेबल है इसके साथ, तो वो आपके में इंस्टॉल हो। अगर नहीं है तो पहले आप वो इंस्टॉल कर लें अगर उससे रिलेटेड कोई इशू आ रहा है तो, अदरवाइज और कोई इशू नहीं आएगा। आफ्टर डेट जस्ट स्टॉप दिस। नाउ हमारे पास स्प्रिंग की वर्किंग स्टेज में एप्लीकेशन है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि इंटेलिजे पे क्लिक करें, प्रेफरेंसेस में जाना है आपको। अगर आप विंडो पर वर्क कर रहे हैं तो राइट क्लिक करके इंटेलिजे बट आइकन्स पे प्रेफरेंसेस को ओपन कर लें। प्रेफरेंसेस जैसे ही ओपन हो जाएगा आपको प्लगइन पे क्लिक करना है। प्लगइन पे क्लिक करने के बाद आपको सर्च करना है लॉम्बॉक के लिए। ओके, सो लॉम्बॉक्स सर्च करने के बाद ये लॉम्बॉक्स का प्लगइन आ जाएगा, आप इसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशंस को रीस्टार्ट भी कर लें। जैसे ये सक्सेसफुली आपका इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद ओके पे क्लिक करके इसको बंद कर दें। साथ में अप्लाई पे भी क्लिक कर दें अगर करना है तो, नहीं तो कोई नेसेसरी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली पहले अप्लाई करके ओके क्लिक कर लेगा। या सो आफ्टर दैट और रिसोर्सेज को ओपन करना है। रिसोर्सेज के अंदर एक फ़ोल्डर बना हुआ होगा आपके पास, डीवीज़ एंड डॉट माइग्रेशंस करके। अगर ऐसा कोई फ़ोल्डर नहीं है तो आप एक काम करें, पहले डीवी एक फ़ोल्डर्स बनाएं, इसके अंदर डायरेक्टरी, फिर उसके अंदर एक माइग्रेशन डायरेक्टरी बनाएं। इस माइग्रेशन डायरेक्टरी के अंदर हम पहले अपनी स्क्रिप्ट्स लिखने वाले हैं, माइग्रेशन स्क्रिप्ट इक्वल्स स्क्रिप्ट। फाइल सेलेक्ट कर लें, और जो इसका नेमिंग कन्वेंशन रहता है फ्लाईवे का, सो बेसिकली हम फ्लाईवे क्यों यूज़ करते हैं, तो जब भी हम कोई भी एप्लीकेशंस डेवलप कर रहे हैं तो बिहाइंड द सीन हम कोई ना कोई डेटाबेस यूज़ करने वाले हैं। उसमें डेटाबेस की जो भी स्ट्रक्चर्स रहेगा, जो जो हमारी टेबल्स हम यूज़ करने वाले हैं, उन सबको अपने एप्लीकेशंस में हम फ्लाईवे की हेल्प से ऐड कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये रहेगा कि हम वर्जन कंट्रोल्स कर पाएंगे सारे की सारी अपनी स्क्रिप्ट्स का, और जो हमारा डेटाबेस है वो ऑलवेज़ हमारी एप्लीकेशंस के साथ अटैच रहेगा। तो यहाँ से हम कंप्लीटली क्लैरिटी ले पाएंगे कि हमारे डेटाबेस की स्टेटस क्या है, कौन-कौन सी टेबल्स हैं, क्या है, और यहाँ से हमें जो भी चेंजेस करने हैं तो हम वो सारे के सारे चेंजेस फ्रीली कर पाएंगे डेटाबेस में। ओके, सो नाउ फ्लाईवी यूज़ करने के लिए एक और चीज़ है कि ये बिहाइंड द सीन फ्लाईवी वर्क कैसे करता है। आप ऐसे देखें कि जब हम पहली सिक्वल्स फाइल लिख देते हैं, सिक्वल फाइल लिखने के बाद जैसे ही हम अपने एप्लीकेशंस स्टार्ट करते हैं, तो ये जो फ्लाईवे है ये उस सीक्वल्स फाइल्स को उस सीक्वल्स फाइल्स का वर्जन चेक करेगा, और ये वर्जन जो है जिस डेटाबेस पे ये अप्लाई कर होगा स्टार्ट करने के टाइम पर, जैसे लेट्स से कि अगर हम लोकली स्टार्ट कर रहे हैं और लोकली हम कोई डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट आएगी ये उस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेगा। कनेक्ट करने के बाद ये उस डेटाबेस में एक टेबल मेंटेन करके रखता है, स्कीमा वर्जन करके। उस स्कीमा वर्जन्स में ये मेंटेन करके रखता है कि कौन-कौन सी जो सीक्वल्स स्क्रिप्ट्स हैं जो वो अप्लाई कर चुका है, और हर स्क्रिप्ट के करस्पॉन्डिंग फ्लाईवे जो है एक चेकसम कैलकुलेट करके रखता है। वो इसलिए क्योंकि जो फाइल एक बार अप्लाई हो चुकी है उसमें दोबारा से चेंज परमिटेड नहीं है। एक बार हमने फाइल राइट कर दी, इट्स लाइक अ इमूटेबल थिंग्स, आफ्टर दैट वी कैन नॉट मुटेट दैट फाइल्स। सो ये जो थिंग्स है कि दोबारा से वो फाइल में कोई चेंज या कुछ किया तो नहीं है, ये जो फ्लाईवे है वो वर्जन्स के थ्रू मेंटेन करता है। चलो इसको देखते हैं, बहुत थ्योरी हो गई। या सो ये हमारी पहली फाइल है तो हम वर्जन लिखेंगे V1। ये फॉर्मेट है वर्जन फॉलो करने का, V1। अब नेक्स्ट जो फाइल होगी वो होनी चाहिए V2। अगर B1 से नीचे चले जाते हैं हम B0 तो वो अप्लाई नहीं होगा।
जो नेक्स्ट फाइल है वो इससे हायर वर्जन पे होनी चाहिए B2। अगर B2 तक अप्लाई कर चुके हैं तो नेक्स्ट फाइल जो है B3 होनी चाहिए। ये वर्जन लिखने के बाद 2 बार अंडरस्कोर अंडरस्कोर करना है आपको। 2 बार अंडरस्कोर करने के बाद आप यहाँ फाइल का नाम लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं कि इसमें क्रिएट पोस्ट टेबल .sql, ये SQL फाइल है। यस, सो ये फाइल क्रिएट हो गई। यहाँ ये एक चीज़ रिमेंबर रखना है, v1 अंडरस्कोर अंडरस्कोर 2 बार अंडरस्कोर करना है। तो अब यहाँ हम स्क्रिप्ट लिख लेते हैं टेबल क्रिएट करने की। क्रिएट टेबल, टेबल का जो नाम है वो हमारे में है पोस्ट। ओके, जो पहला वाला कॉलम होगा हमारा वो होगा पोस्ट अंडरस्कोर आईडी, और पोस्ट अंडरस्कोर आईडी जो है उसका जो टाइप है वो है UUID। एंड और ये नॉट नल होगी, नॉट नल के साथ साथ ये साथ में प्राइमरी की होगी। प्राइमरी की होना बहुत ज़रूरी है अगर आप JPA के साथ वर्क कर रहे हैं तो। या सेकंड जो है सॉरी, ये स्मॉल केस में होना चाहिए। सेकंड जो है कॉलम का नाम होगा टाइटल, जिसका जो टाइप है वो होगा varchar, और ये भी साथ में नॉट नल होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वो हमारा है डिस्क्रिप्शन। या सो और जो डिस्क्रिप्शन है वो भी सेम रखते हैं कि varchar नॉट नल। फिर इसके बाद जो है ऑथर नेम होगा, ऑथर अंडरस्कोर नेम, और ये भी सिंपल varchar नॉट नल। आफ्टर डैट हम एक और कॉलम रख लेते हैं क्रिएटेड अंडरस्कोर एट, ये किस टाइम पर क्रिएटेड की हुई है फाइल, ठीक है। और इसका जो टाइप है वो होगा टाइम स्टैम्प। ओके, सो ये जो है वो ऑटो जनरेटेड रहेगा। इसको भी नॉट नल कर देते हैं। अगर चाहें तो आप यहाँ पे ऑटो जनरेटेड का वो दे सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट नाउ। हम इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए एज इट इज़, ठीक है। और यहाँ पे अब लास्ट ये लाइन है तो आपको कॉमा नहीं अपेंड करना है। ओके, तो हमने जो ये फाइल लिख दी है इधर, अब एक चीज़ देखते हैं हम लोग। हम अपनी एप्लीकेशंस को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये डेटाबेस पर किस तरीके से अप्लाई होती है। ओके, तो आप अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करें। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे अगर हम देखें इसको, लेट मी सी, या अगर आप देखोगे तो ये कह रहा है कि माइग्रेटिंग दिस वर्जन, एंड ये पहला वर्जन है, और नेम ऑफ जो फाइल है वो ये है क्रिएट पोस्ट टेबल्स, और ये सक्सेसफुली अप्लाई हो चुकी है। एंड अभी के लिए हमने कोई JDBC की कॉन्फ़िग या कुछ भी नहीं दिया है, तो ये डिफ़ॉल्ट है जिस पे जाके ये अप्लाई हुई है। तो हम एक काम कर सकते हैं, ये डिफ़ॉल्ट पे जाके नेविगेट करके इसको देख सकते हैं। बट लेट्स डू वन थिंग, इसको हम स्टॉप करते हैं और डेटाबेस की कॉन्फ़िग प्रोवाइड कराते हैं। फिर उसके बाद हम इसको स्टार्ट करके डेटाबेस पे देखेंगे। ओके, तो अब आपको क्या करना है कि एप्लीकेशंस प्रॉपर्टीज़ पे आना है। एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ को पहले हम एक काम करते हैं कि इसको रीफैक्टर करते हैं, रीनेम। हम टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे YAML। या इसमें कोई ऐसा ऐसा डिफेक्ट, ऐसा कोई चेंज नहीं आने वाला है। जस्ट एक फॉर्मेट है कि हम YAML फॉर्मेट सही लगता है तो हम वही यूज़ करते हैं। आजकल लेटेस्ट भी यही है। ओके, सो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ होगी हमारी डेटा सोर्स से रिलेटेड, हमें कॉन्फ़िग देते हैं। तो हम इसके अंदर चलते हैं, स्प्रिंग्स एंड डेटा सोर्स। अब डेटा सोर्स के अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है हमारी URLs की, डेटाबेस URLs। एंड URLs में आपको देना है JDBC URL, JDBC कॉलन्स H2। हम डेटाबेस H2 यूज़ कर रहे हैं, कॉलन H2 के बाद MEM, इन मेमोरी डेटाबेस हम यूज़ कर रहे हैं। इन MEM के बाद यहाँ तुम डेटाबेस का नाम दे सकते हो, तो हम दे देते हैं tutorials_db। ओके, एंड JDBC URL देने के बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है यूज़र नेम की, और यूज़र नेम जो है वो डिफ़ॉल्ट रहेगा ऐसे।
और जो पासवर्ड है अभी के लिए कोई भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है, तो ये पासवर्ड जो है वो एम्प्टी रहेगा। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज आती है वो आती है हिकारी की। हम हिकारी के अंदर क्या करते हैं कि कनेक्शंस टेस्ट क्वेरीज प्रोवाइड करा देते हैं। जैसे ही ये अप आएगा तो उस समय ये कनेक्शंस टेस्ट क्वेरी को फायर करके ये वैलिडेट कर लेगा कि हमारा जो डेटाबेस है वो अप है या नहीं है। सेलेक्ट वन, ये जस्ट एक डमी सेलेक्ट क्वेरी है। अगर ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई तो इस मीन्स कि हमारा डेटाबेस अप है। ओके, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कि टाइप ऑफ डेटाबेस डिफाइन करने के लिए वो इनसाइड सिक्वल्स वी हैव इनसाइड इनिट्स वी हैव अ प्लेटफॉर्म। सो प्लेटफॉर्म में हम डिफाइन कर देते हैं कि हम H2 यूज़ करने वाले हैं। या एंड आफ्टर दैट इनसाइड द सेम लेवल, आप ये लेवल्स देखें सेम हिरार्की पे हमें फ्लाईवे की एक प्रॉपर्टीज़ है। तो फ्लाईवेज के अंदर हमें क्या यूज़ करना है, पहले यूज़ करते हैं कि बेसलाइन ऑन माइग्रेशन विल गोइंग टू बी ट्रू। या एंड सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी वैलिडेट ऑन माइग्रेशन। ये वैलिडेट ऑन माइग्रेशंस जो है ये सिर्फ और सिर्फ उसके लिए है कि जब हम जेपीए एंटिटी लिखेंगे तो जेपीए एंटिटी के करस्पॉन्डिंग ये वैलिडेट करेगा कि जो हमने अपनी जो सीक्वल्स स्क्रिप्ट लिखी है वो सिंक में है भी या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जेपी एंटिटी कुछ और कह रही है और जो हमने जहाँ स्क्रिप्ट लिखी है वो कुछ और है, मतलब दोनों की दोनों इसके बिल्कुल सिंक्स में नहीं है। तो उन सब के लिए कुछ और जेपीए की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम बाद में लिखेंगे। या तो अभी के लिए इस एप्लीकेशंस को स्टार्ट करते हैं। अगर ये इशू देगी तो सिंपल सी पे देगी कि अभी के लिए हमारे पास कोई जेपीए की एंटिटी नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट दिस एप्लीकेशन, लेट्स सी। या सो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। अब इसको ऊपर चलते हैं हम। या एक माइग्रेशन से ये अप्लाई हो चुका है, राइट। और डेटाबेस जो है वो डेटाबेस ये अवेलेबल्स है और इस यूआरएल्स पे अवेलेबल्स है /h2 कंसोल्स। तो आप ब्राउजर्स ओपन करें। ओके, सो लोकल होस्ट कॉलन 8080/h2-console को अगर आप ओपन करोगे तो ये इंफॉर्मेशन आएगी। यहाँ पहले से ही मेरे को ये जेडीबीसी का करेक्ट यूआरएल दे रहा है, आपको नहीं दे रहा होगा। तो उस केस में आपको क्या करना है कि यहाँ जो हमने जेडीबीसी यूआरएल दिया है इसको जस्ट कॉपी करना है। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ जो जेडीबीसी यूआरएल है इसको हटा देना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। और ये ड्राइवर है ये खुद ही ऑटो पिक कर लेगा कि H2 हम यूज़ कर रहे हैं, सारा ऐसे रहेगा। पासवर्ड को ऐसे खाली रखना है, उसके बाद जस्ट कनेक्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कनेक्ट पर क्लिक करोगे तो ये इंटरफेस आपके पास ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज़ ये देखो फ्लाईवे स्कीमा हिस्ट्री। ओके, इस पर एक बार क्लिक करना है तो अपने आप ये सेलेक्ट क्वेरी लिख देगा, फिर उसके बाद रन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि वर्जन 1 जो है, जो हमने लिखा था V1 है ना, ये फॉर्मेट है, हमें हमेशा यही फॉलो करना है। तो यहाँ बोल रहा है कि पहली वर्जन्स जो है वो अप्लाइड हो चुका है, उस फाइल का नाम जो है ये है और इसके करस्पॉन्डिंग जो चेक सम है वो ये कैलकुलेटेड किया गया है। अगर हम इस फाइल में कोई चेंज कर देते हैं और दोबारा से स्क्रिप्ट्स को अप्लाई करते हैं, ठीक है, यहाँ भी ये इन मेमोरी है तो चल जाएगा। पर अगर इन मेमोरी नहीं होता, ये परसिस्ट डेटाबेस रहता है, जैसे सिक्वल पोस्टग्रे यूज़ कर लेते, माई स्क्यूएल यूज़ कर लेते, तो ये एक्सेप्शन थ्रो करता। ओके, तो आपको पता चल गया होगा कि फ्लाईवे जो है डेटाबेस में किस तरीके से मेंटेन करके रखता है। ये इस टेबल्स के थ्रू फ्लाईवे इंफॉर्मेशन मेंटेन करके रखता है कि जो हमारे कोड बेस में जितनी स्क्रिप्ट्स हैं उनमें से कितनी स्क्रिप्ट इस डेटाबेस में अप्लाई हो चुकी हैं और जो अप्लाई नहीं हुई हैं वो उन्हीं को अप्लाई करेगा जो हाईएस्ट वर्जन है। जैसे 1 वर्जन तक अप्लाई हो चुका है तो अगर वर्जन 2 की कोई स्क्रिप्ट है तो फ्लाईवे अप्लाई कर देगा जैसे ही स्प्रिंग अप आएगी। अब इसको यहाँ से हटाते हैं। अब पोस्ट पर क्लिक करते हैं, पोस्ट को रन करते हैं तो यहाँ देखते हैं कि पोस्ट आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ऑथर नेम एंड क्रिएटेड ऐड, सारे के सारे कॉलम एज इट इज़ क्रिएटेड हो चुके हैं। ओके ग्रेट। सो नाउ लेट्स मूव टू जेपीए एंटिटी। एप्लीकेशंस को बंद करते हैं हम लोग। अब हम लोग जेपी एंटिटी की तरफ मूव करते हैं। जेपी एंटिटी की तरफ मूव करने से पहले कुछ जेपीए की यहाँ कॉन्फ़िग है उसको अभी लिख लेते हैं, जिससे दोबारा से इस फाइल पर नहीं आना पड़ेगा। तो जेपीए
जेपीए के इनसाइड फर्स्ट डेटाबेस जो है वो डिफाइन कर देते हैं कि हम H2 यूज़ करने वाले हैं। ओके, सो डेटाबेस H2 रहेगा और एक और प्रॉपर्टी है इधर शो सिक्वल, शो हाइपन सिक्वल, ये बार बार इधर लेके जा रहा है। ये जो प्रॉपर्टी है ये जेपीए के अंदर नहीं इधर है। या सो सिक्वल्स जो है उसको ट्रू कर लेना है, इसको मिक्स कर लेना है, ये सेम लेवल पे आनी चाहिए। ओके, और सोर्स इक्वल ट्रू का क्या, जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट होगी जो जो हम क्वेरी जनरेट करेंगे जेपी के थ्रू, ये इसको सबको कंसोल्स में दिखाएगा, जो काफ़ी हेल्पफुल है। फिर उसके बाद जो है जनरेटेड डीडीएल जो है वो ट्रू सेट कर देंगे। ओके, फिर जनरेटेड डीडीएल के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो हाइबरनेट्स की है। हाइबरनेट्स के अंदर जो है डीडीएल ऑटो जो है इसको वैलिडेट कर देते हैं। वैलिडेट मतलब वही सेम है कि ये हाइबरनेट जो जेपी एंटिटीज़ हम क्लास लिखेंगे उनको ये वैलिडेट करेगा जेपी एंटिटी के करस्पॉन्डिंग, ये सिक्वल्स स्क्रिप्ट्स हैं। अब लेट्स मूव टू, इसको क्लोज कर लेते हैं, ये कंप्लीट हो चुका है अपनी फाइल। अब लेट्स मूव टू जेपी एंटिटी। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जाके एक पैकेज क्रिएट करते हैं मॉडल्स के लिए। इसका नाम मॉडल रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो एंटिटी रख सकते हैं। इसके अंदर जावा क्लास क्रिएट करते हैं जिसका नाम होगा पोस्ट एंटिटी। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पोस्ट एंटिटी रखा है। अगर इसका नाम पोस्ट रखते तो हमें यहाँ एनोटेट जब हम करेंगे इसको एंटिटी से, ओके, तो एंटिटी जो है वो एक नेम फील्ड्स लेती है, तो यहाँ पे हमें नेम देने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि जहाँ जो पोस्ट है वो इस टेबल के नेम से पोस्ट से मैच कर रहा है। यहाँ पे ये कैपिटल्स में स्टार्ट हो रहा है, वहाँ स्मॉल में, इसका कोई इशू नहीं है। पर यहाँ पे हमने पोस्ट एंटिटी रखा है तो यहाँ पे हमें स्पेसिफिकली टेबल्स का नाम बताना पड़ेगा, डेटाबेस में इस टेबल का नाम पोस्ट है। ओके, फिर इसके बाद क्या है कि लेट्स डू वन थिंग। हमारे पास डेटाबेस में एक कॉलम्स है जो हमारा प्राइमरी कॉलम्स है जिसका टाइप है UUID, और कॉलम्स का नाम रखा है हमने पोस्ट अंडरस्कोर ID। ओके, सो देखो डेटाबेस में पोस्ट अंडरस्कोर ID रखा है। अब जब जावा में जाएंगे तो जो ये अंडरस्कोर्स है उसके बाद का जो लेटर है, ठीक है, उसको हम कैप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इसको रिमूव करके ये ID हो जाएगा। जब ये डेटाबेस में मैच होगा तो पोस्ट अंडरस्कोर ID के साथ मैच होगा। ओके, ये एक कन्वेंशन है जो बिहाइंड द सीन चलेगा, इसको याद रखना है। इसको एनोटेट कर देते हैं हम ID से, जो ये बताएगा कि जो ये पोस्ट ID है इस टेबल्स के लिए यूनिक आइडेंटिफायर है। और ये जो है हमारी प्राइमरी की है तो ये ऑटो जनरेटेड वैल्यू है। अब ऑटो जनरेटेड वैल्यू में हमें इसकी स्ट्रेटजी बतानी पड़ेगी, ठीक है। स्ट्रेटजी इसमें ये है, जनरेशन टाइप इसका बता देते हैं कि ये भाई जनरेशन टाइप ऑटो है, और जो जनरेटर है जो यूज़ करेंगे वो है UUID। ओके, सो हम इसके साथ डन हो चुके हैं। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉलम है वो है प्राइवेट, जिसका टाइप ऑफ है स्ट्रिंग्स टाइटल। ओके, इसको हम एनोटेट कर देते हैं कॉलम से। ओके, कॉलम्स के अंदर हमें ये बताना है कि ये नलेबल है, ये नलेबल नहीं है, सॉरी, नलेबल फॉल्स। ओके, ये नलेबल कॉलम्स नहीं है। फिर इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट कॉलम्स है डिस्क्रिप्शन का, और इसको भी कॉलम्स को एनोटेट करेंगे, और इसका भी जो है ये नलेबल फॉल्स है, ये नलेबल नहीं है। फिर इसके बाद जो है हमारा ऑथर नेम का है। ऑथर नेम में भी सेम होगा, वहाँ डेटाबेस में ऑथर्स का जो नेम रखा है हमने ऑथर अंडरस्कोर नेम रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑथर अंडरस्कोर के बाद नेक्स्ट जो लेटर है वो N है, तो ये कैप्स में हो जाएगा नेम, लाइक दिस। ओके, इसको एनोटेट कर देंगे कॉलम से, और ये भी नलेबल नहीं है। ओके, और एक और चीज़ है कि अगर आप यहाँ वेरी मच स्पेसिफिकली नाम ही देना चाहते हो अपने कॉलम का, डेटाबेस में इस टेबल में इसका जो नाम है वो कुछ ऐसे अंडरस्कोर
नेम। तो आप ऐसे करके भी दे सकते हो, इट्स योर चॉइस। ओके, एंड आफ्टर दैट ये उस केस में सही है कि डेटाबेस टेबल्स का कुछ और ही नाम है और आप अपनी एंटिटी में कुछ नाम अलग रखना चाहते हो, किसी ड्यू टू कोई भी रीजंस हो सकता है, मतलब आपको लगता है कि एंटिटी में ये नाम ज़्यादा बिजनेस को डिफाइन करता है, तो लेट्स डू दैट दिस थिंग्स। आफ्टर दैट नेक्स्ट हमारा वो है क्रिएशन डेट, जिसका टाइप रहेगा जावा में ऑफसेट डेट टाइम, और क्रिएट सेम वे अंडरस्कोर एट। ओके, एंड इसको एनोटेट करते हैं कॉलम से, सेम रहेगा। ये नलेबल है, फॉल्स नलेबल नहीं है, और साथ में ये जो ऑटो जनरेटेड है, और ऑटो जनरेटेड में हम यूज़ करने वाले हैं इसके लिए क्रिएशन टाइम स्टैम्प। ओके, सो क्रिएशन टाइम स्टैम्प्स का क्या रोल है कि जैसे ही हम इस एंटिटी को डेटाबेस में सेव करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है जिस टाइम पे हम इसको अप्लाई कर रहे हैं उस टाइम पे जो टाइम है उसको असाइन कर देगा टाइम स्टैम्प को। ओके, तो हम एंटिटी के साथ कंप्लीटेड हो चुके हैं, बट यहाँ अगर नोटिस करोगे तो सारे फील्ड्स का टाइप प्राइवेट प्राइवेट रखा है। तो जावा में अगर आपको याद हो तो हमने सारे प्राइवेट्स रखे हुए हैं, हमें गेटर सेटर्स डिफाइन करने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं एक का आपको डिफाइन करके दिखा देता हूँ किस तरीके से। कमांड एन को क्लिक करना है, कंट्रोल एन, तो ये पॉपअप आ जाएगा, अदरवाइज राइट क्लिक कर लेना। तो हम गेटर एंड सेटर्स में गए और मैंने पोस्ट आईडी सेलेक्ट कर लिया, ओके, एंड क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे देखो ये गेटर एंड सेटर आ गया। हमने प्राइवेट्स जो है उसको हाइड किया हुआ है और गेटर और सेटर्स हमने एक्सपोज किए कि इस तरीके से गेट करना है तो ये कॉल कर लो और सेट करना है तो ये कॉल कर लो। तो हमें सारे के सारे फील्ड्स के गेटर सेटर मैनुअली इस तरीके से डिफाइन करने पड़ेंगे। तो एक बेटर वे भी है, जैसे हम लॉम्बॉक यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, हमें जस्ट यहाँ पे एनोटेट करने की ज़रूरत है इसको गेटर से और साथ में सेटर से। ओके, सो बिहाइंड द सीन जो लॉम्बॉक है वो गेटर और सेटर जो फंक्शंस हैं उनको जनरेट कर देगा, जो मैंने यहाँ पे दिखाया था। तो देखा कितना पावरफुल है लॉम्बॉक जो है। लॉम्बॉक के बारे में मैं आपको एनकरेज करूँगा कि आप थोड़ा सा और रीड करें, ये काफ़ी सारी एनोटेशन प्रोवाइड कराता है, डेटास की प्रोवाइड कराता है, बिल्डर पैटर्न प्रोवाइड कराता है, काफ़ी कुछ, ये काफ़ी हेल्पफुल है। ओके, और ये थोड़ा सा रीडेबिलिटी को भी ऑल्सो इंक्रीज करता है कि हमें बॉलर प्लेट टाइप कोड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सारा का सारा हाइड कर देता है। ये बहुत अच्छी बात है इसकी गेटर्स की। तो यहाँ पे हम पोस्ट एंटिटी के साथ कंप्लीट कर चुके हैं। अब नाउ लेट्स मूव टू रिपोजिटरी। न्यू पैकेज हम क्रिएट करते हैं रिपोजिटरी। ओके, सो इनसाइड रिपोजिटरी लेट्स क्रिएट पोस्ट रिपोजिटरी। ये इंटरफेस टाइप रहेगी पोस्ट। ओके, अब ये इंटरफेस क्यों है, हम इसको एक्सटेंड करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जो जेपीए है, जेपीए जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, वो बहुत सारी फंक्शनैलिटी आउट ऑफ द बॉक्स प्रोवाइड कराता है। ओके, सो यहाँ पे जस्ट हमने एक इंटरफेस इम्प्लीमेंट क्रिएट किया है, इस इंटरफेस को आप एक्सटेंड करें। जेपीए रिपोजिटरी करके एक और इंटरफेस है, ठीक है। जैसे ही हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे ये देखो ये डेटा जेपीए से आ रहा है, ठीक है। अब जेपीए रिपोजिटरी से हमने इसको एक्सटेंड किया और यहाँ पे ये जेनेरिक टाइप है, ये पहला टाइप लेता है कि ये किस एंटिटी की करस्पॉन्डिंग रिपोजिटरी है। हम बताएंगे कि ये पोस्ट एंटिटी के करस्पॉन्डिंग है। अब ये सेकंड लेता है कि इस पोस्ट एंटिटी जो है इसका जो प्राइमरी की है उसका टाइप क्या है, हमारे का टाइप है यूयूआईडी। तो यहाँ पे हम यूआईडी इसको डिफाइन कर देंगे। ओके, अब इस जेपीए रिपोजिटरी के अंदर आकर आप जाके देखोगे ना तो ये जेपीए प्रोवाइड कराता है। अगेन ये इंटरफेस है, ये बोलता है नो रिपोजिटरी वीन, या सो इट्स मीन्स लाइक दैट कि हमें यहाँ एनोटेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है रिपोजिटरी से एनोटेट, जैसे लाइक दिस। क्योंकि बिहाइंड द सीन क्या है कि जब इसकी बीन बनानी होगी, बीन बोले तो एक इसका इंस्टांस बनाना है। बीन हम उन इंस्टांस को बोलते हैं जो कम्प्लीटली जिनकी लाइफ साइकिल जो है वो स्प्रिंग के द्वारा मेंटेन की जाएगी। तो हमें यहाँ एनोटेट करने की रिपोजिटरी की तरह ऐसे इसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। बिहाइंड द सीन जो है वो स्प्रिंग जो है वो सारे के सारे इंटरफेस को गेट कर लेगा जो इनको एक्सटेंड कर रहे हैं और उन सारे के सब की बीन बना देगा। ठीक है। तो जेपीए रिपोजिटरी के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फाइंड ऑल, ठीक है, फाइंड ऑल वाया आईडी, सेव ऑल, ये बहुत सारे फंक्शन आउट ऑफ द बॉक्स प्रोवाइड कराता है। और ऐसा ही नहीं है कि इन्हीं फंक्शंस को आउट ऑफ द बॉक्स प्रोवाइड कराता है। अगर हमें कुछ स्पेसिफिक फंक्शन लिखना भी है इधर तो देखो बहुत ईजी है लिखना। मान लो कि मुझे एक ऐसा फंक्शन लिखना है कि जो फंक्शंस मेरे को क्या करेगा कि वो सारे के सारे पोस्ट रिटर्न करके देगा जिन पोस्ट में वो हम कोई स्ट्रिंग देंगे, अगर जिनकी वो स्ट्रिंग्स अगर किसी भी पोस्ट के टाइटल में कंटेन करती है। तो मान लो अगर ऐसी क्वेरी लिखनी है हमें तो कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे इधर लिस्ट, लिस्ट ऑफ पोस्ट एंटिटी, ये प्रोवाइड कराएगा। ठीक है। अब इसके बाद क्या है, लेट्स इंक्लूड दिस लिस्ट, या जावा यूटिल से आएगा ये, या ठीक है। तो हमें लिस्ट ऑफ पोस्ट एंटिटी ये प्रोवाइड कराएगा। तो देखो फाइंड, ठीक है, फाइंड ऑल वाई, हमें सारे के सारे फाइंड ऑल लगाएंगे हम यहाँ पे क्योंकि एक से ज़्यादा रिटर्न करने वाला है। ओके, फाइंड ऑल वाई टाइटल्स, ओके, टाइटल्स कंटेन्स, ओके। तो यहाँ पे ये क्या बोलना चाह रहे हैं हम कि वो सब के सब पोस्ट फाइंड करो जो टाइटल्स कंटेन्स करता है। ठीक है। और यहाँ पे हम इसको प्रोवाइड करा देंगे एक स्ट्रिंग्स। ठीक है, सर्च, सर्च टेक्स्ट, ओके। ये अब यहाँ पे हमने जस्ट एक नेम फॉलो किया है कि फाइंड ऑल वाइट टाइटल्स कंटेन्स, ओके। ये सारी की सारी जेपीए से आ रहा है। जेपीए क्या बोलता है कि जेपीए ने एक नॉमनक्लेचर डिफाइन किया हुआ है कि अगर हम उस नॉमनक्लेचर को फॉलो करके अगर नेम प्रोवाइड कराते हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग जो इनकी इम्प्लीमेंटेशन है वो जो है कंपाइल टाइम पे जेपीए इसको प्रोवाइड करा देगा। हमें इसके लिए कोई कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। जेपीए इसकी फुल गारंटी लेता है कि जब जेपीए ये एनकाउंटर करेगा तो इनके करस्पॉन्डिंग जो नॉमनक्लेचर फॉलो कर रहे हैं इनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो जेपीए प्रोवाइड कराएगा। ओके, तो आई होप ये क्लियर होगा आपको। अब बस इतना ही करना है रिपोजिटरी क्रिएट करने के लिए। देखो कितना सिंपल है, कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। ठीक है। अब ट्यूटोरियल्स एप्लीकेशंस के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग कि लेट्स प्राइवेट फाइनल पोस्ट रिपोजिटरी, पोस्ट रिपोजिटरी, ठीक है। लेट्स डू वन थिंग, इसको रिमूव कर देते हैं सिंपली। ओके, हमने यहाँ पे पोस्ट रिपोजिटरी को इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, इसको हम ऑटो वायर कर देते हैं। ऑटो वायर का मतलब ये है कि यहाँ हमने जो पोस्ट रिपोजिटरी हम इसकी बीन को पोस्ट रिपोजिटरी को जब हमने यहाँ पे ऑटो वायर किया तो इसका मतलब ये है कि स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट जो है वो डीआई जो है स्प्रिंग डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है, वो कंटेनर्स में जाके चेक करेगा कि पोस्ट रिपोजिटरी की बीन है या नहीं है। और पोस्ट रिपोजिटरी की बीन है क्योंकि यहाँ हमने डिफाइन किया है, और जो उसकी बीन है उसको वो यहाँ पे जाके इंजेक्ट कर देगा। ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है फील्ड इंजेक्शन इज नॉट रिकमेंडेड। ओके, तो ये बोल रहा है कि हमेशा जो इंजेक्शन है वो स्टैटिक्स इसको फाइनल कर देते हैं। ओके, तो ये खुद से बोलेगा कि भाई इसका कंस्ट्रक्टर बनाओ और कंस्ट्रक्टर में जाके इसको इंजेक्ट करो। एक्चुअली ये थोड़ा बियर्ड फॉलो कर रहा है, ये यहाँ पे खुद ऑप्शन देता है। ओके, अभी ये नहीं दे रहा है तो लेट्स डू वन थिंग, ये स्मॉल होगा पब्लिक, ठीक है, ट्यूटोरियल एप्लीकेशंस, यहाँ पे ये इंजेक्ट करेगा पोस्ट रिपोजिटरी, पोस्ट रिपोजिटरी। ओके, सो यहाँ पे हम इसको असाइन कर सकते हैं माई पैट दिस डॉट पोस्ट, ओके, पोस्ट रिपोजिटरी एंड पोस्ट रिपोजिटरी। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि जैसे ही हमने इसको एज अ डिपेंडेंसी यहाँ पे डाल दिया है और स्प्रिंग जो है खुद इंजेक्ट कराएगा। जब इसका इंस्टांस बनाएगा तो पहले वो चेक करेगा पोस्ट रिपोजिटरी की बीन है नहीं है, अगर नहीं है थ्रो कर देगा एक्सेप्शन, अगर है तो यहाँ पे इसको इंजेक्ट कर देगा। ओके, अब हम इसके बाद क्या करते हैं कि एक फंक्शन लिखते हैं, लेट्स से प्राइवेट, ये रिटर्न करेगा वॉइड इनिट। ओके, इसमें क्या है कि थोड़ा सा डेटा हम इसको
इस फंक्शंस को जो है पोस्ट कंस्ट्रक्टर से हम एनोटेट कर देते हैं। पोस्ट कंस्ट्रक्शन क्या है कि जैसे इसका कंस्ट्रक्टर बन जाएगा उसके बाद ये इनिट फंक्शन जो है वो इन्वोक्ड होगा। अब जैसे ये इन्वोक्ड होता है उसके बाद हमें क्या करना है कि पोस्ट रिपोजिटरी डॉट सेव, ठीक है। अब जैसे इसको सेव कर रहे हैं तो यहाँ पर सिंपली नेम पोस्ट एंटिटी, लेट्स डू वन थिंग, यहाँ से हटा के यहाँ पे कर लेते हैं पोस्ट एंटिटी, ओके। पोस्ट एंटिटी डॉट सेट करना है। ये देख रहे हो कि सारे के सारे जो फंक्शन है सेट टाइटल ये सारे के सारे जो है हमने गेटर सेटर एनोटेट किया वहाँ से अपने आप आ रहे हैं, ओके। सम टाइटल पोस्ट एंटिटी डॉट सेट डिस्क्रिप्शन, सेट ऑथर नेम विकास, ओके। अब जो आईडी है और वो हमें देने की यहाँ ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो स्प्रिंग देगा, ठीक है। जेपीए असाइन कराएगा जैसे ही, या ओके। इसको सेव कर दिया। अब हम एक काम करते हैं अपनी एप्लीकेशन चलाते हैं। तो जैसे ये एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, स्टार्ट हो जाने के बाद जैसे इसका कंस्ट्रक्टर बनेगा ये फंक्शन इन्वोक होगा और ये जो फंक्शंस है पोस्ट रिपोजिटरी को यूज़ करके एक रिकॉर्ड जो है वो टेबल में इंसर्ट कर देगा। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। ये इन मेमोरी डेटाबेस को भी अप करेगा साथ में, देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। ओके ये फेल हो रहा है। स्कीमा वैलिडेशन मिसिंग कॉलम क्रिएट एट, ओके। देखो ये स्कीमा वैलिडेशन कितना यूजफुल है, ये बोल रहा है क्रिएट एट मिसिंग है। तो यहाँ देखोगे तो इस कॉलम का नाम है क्रिएटेड एट, ओके। और यहाँ पोस्ट एंटिटी में देखोगे तो हमने रख दिया क्रिएट एट, ओके। तो इसको कर देते हैं डी, ये क्रिएटेड एट है, ओके। अब रीस्टार्ट करते हैं दोबारा से। देखा कितना यूज़फुल है। हमेशा ये वैलिडेशन जो है इसको ऑन करके रखना चाहिए, ये हमेशा मैच करेगा और बताएगा अगर कोई इशू है तो। अगर आप देख रहे हो कि जैसे एक्चुअल जो प्रोजेक्ट हैं वो इसी तरीके से होते हैं, बिल्कुल 5 माइग्रेशंस होती है, बिल्कुल ऐसे ही पोस्ट एंटिटी रखते हैं, सारा का सारा बिल्कुल यही फ्लो चलता है, कोई वहाँ रॉकेट साइंस टाइप नहीं होता कुछ अलग, ठीक है। ये अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। स्टार्ट हो जाने के बाद अपना ये दोबारा से ओपन करें, ठीक है। ये पेज रिफ्रेश करें, ठीक है। दोबारा से जेडीबी से यूआरएल सेम ही रहेगा। कनेक्ट पे क्लिक करें, फिर पोस्ट को क्लिक करें, फिर रन करें, ठीक है। अगर यहाँ देखोगे तो एक पोस्ट एंटिटी जो है वो क्रिएटेड हो चुकी है, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो हमारा इससे हमने टेस्ट कर लिया, पोस्ट रिपोजिटरी अपना बढ़िया वर्क कर रहा है, पोस्ट कंस्ट्रक्टर बढ़िया इन्वोक्ड हो रहा है और इंजेक्ट हो रही है पोस्ट रिपोजिटरी जो है हमारे क्लास के अंदर। तो अभी तक हमने क्या सीखा इससे? अभी तक हमने सीखा कि किस तरीके से डेटाबेस माइग्रेशंस हम मेंटेन करते हैं स्प्रिंग में फ्लाईवे को यूज़ करके, नेमिंग कन्वेंशन क्या रहता है, डेटाबेस माइग्रेशन किस तरीके से वर्क करता है हमने सीखा, जेपीए को डिफ़ाइन किस तरीके से करते हैं ये हमने सीखा। अब ये कॉन्फ़िग्स में क्या-क्या डिफ़ाइन करना है ये हमने सीखा, वैलिडेट का क्या यूज़ है, इन सब का क्या यूज़ है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने अच्छे से देखी। पोस्ट रिपोजिटरी किस तरीके से क्रिएट करते हैं वो हमने सीखा। जेपीए रिपोजिटरी क्या है, ये किस तरीके से बीन क्रिएट होती है वो सब हमने देखा। और इन सब चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा आपको डिटेल्स में खुद से पढ़ना है, ठीक है। पोस्ट कंस्ट्रक्टर्स का यूज़ क्या है वो हमने देखा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, 3 टायर आर्किटेक्चर में हमने यहाँ रेपो साइड जो अपनी डाउ लेयर है, डेटा एक्सेस लेयर्स, वो हमने कंप्लीट कर चुकी है। फिर उसके बाद जो है हम नेक्स्ट लेयर की तरफ मूव करते हैं जो है सर्विस लेयर। ओके, सो सर्विस लेयर्स के अंदर लेट्स क्रिएट क्लास, और जो ये क्लास है रिकॉर्ड टाइप रहेगी अब पोस्ट सर्विस। ओके, हमारे पास एक ही आईएमपीएल है पोस्ट सर्विस का, तो हम इंटरफेस ये सब फॉलो करने वाले नहीं है, डायरेक्ट क्लास, ओके। अब जो ये रिकॉर्ड टाइप जो क्लासेस हैं, ठीक है, ये इमूटेबल्स क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे अगर इस सर्विस को देखोगे उनके लिए बेस्ट केस है कि हमने जो एक बार यहाँ डिफाइन कर दिया उसके बाद जो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा हमें कुछ भी चेंज करने वाले नहीं है, ठीक है। ये सर्विस है,
तो इसको हम सर्विस से एनोटेट करेंगे। ये अगेन एक डेकोरेटर है जो स्प्रिंग की साइड से आता है। जैसे ही हम इसको सर्विस से एनोटेट कर देंगे तो इस पोस्ट सर्विस जो है इसका वो बना देगा बीन जो है, और जहाँ कहीं भी हमें इंजेक्ट कराना है तो वो जो हमें डिपेंडेंसी इंजेक्शंस जो है उसके थ्रू वो हमें इंजेक्ट कराएगा स्प्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये एक्चुअली ये जो चीज़ ली है ना इन्होंने, ये स्काला और कॉटलिन से लिया है। तो यहाँ पे क्या है कि ये कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे हमें जो जो डिपेंडेंसी यहाँ चाहिए हम यहाँ इंजेक्ट करा सकते हैं। तो जैसे अभी के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे सॉरी पोस्ट रिपोजिटरी इंजेक्ट कराते हैं इधर, क्योंकि हम पोस्ट रिपोजिटरी यूज़ करने वाले हैं। इधर एक और चीज़ देखते हैं कि इसको प्राइवेट मार्क करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये एरर दे रहा है, ये बोल रहा है मॉडिफायर प्राइवेट नॉट अलाउड हियर। ओके, अब इसके बाद क्या करते हैं, इसमें सबसे पहला फंक्शन लिखते हैं, पब्लिक फंक्शंस रहेगा सेव पोस्ट एंटिटी रिडंडेंट है, जस्ट सेव ही सफिशिएंट है। ठीक है, सेव जो है ये यहाँ से रिटर्न करने वाला है। अगर हम चाहें तो यहाँ से हम UUID इसको रिटर्न करा सकते हैं, UID। ठीक है, सेव फंक्शंस जो है यहाँ पे ये डेटा लेगा। ठीक है, और फिर जो डेटा लेगा उसको ये सेव करेगा। तो यहाँ पे देखो जो हम डेटा लेने वाले हैं बाहर से, ओके सेव नहीं, पहले गेट बना लेते हैं। ठीक है, गेट ऑल पोस्ट। ओके, और ये जो है गेट रिटर्न करेगा यहाँ से लिस्ट ऑफ पोस्ट DTO, क्योंकि जो हमारी जो एंटिटी है, ठीक है, हम उस एंटिटी को अब आउटसाइड एक्सपोज नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे देखो दो चीज़ होती हैं, एक DTO और एक एंटिटी। जो एंटिटी रहती है वो बिजनेस लॉजिक रहती है, जो बहुत ही क्लोज रहेगी बिजनेस लॉजिक के। ओके, और जो DTO रहता है वो रहता है कि आउटसाइड वर्ड ओरिएंटेड। ठीक है, आउटसाइड वर्ड जो हमें जो जो चाहिए वो उसके करस्पॉन्डिंग रहता है। जैसे ऐसे समझो कि हमारे पास एक यूजर टेबल है। ठीक है, उस यूजर टेबल में हमने किसी की DOB स्टोर करा रख रखी है। ठीक है, और आउटसाइड वर्ल्ड हमें एज देना है। तो क्या हम अपने एंटिटी में एज स्टोर करेंगे? नहीं, डेट ऑफ बर्थ स्टोर कर लो। जब भी हमें एज चाहिए उस समय हम कैलकुलेट करेंगे डेट ऑफ बर्थ से और एज रिटर्न कर देंगे। तो DTO में हमारे पास एज हो जाएगी, पर हम पोस्ट एंटिटी में ये चीज़ नहीं रखने वाले हैं। तो इस फ्लेक्सिबिलिटी को अचीव करने के लिए हम अलग से क्लास बनाते हैं पोस्ट DTO। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जाओ एक पैकेज बनाओ DTO। इस DTO के अंदर ये रिकॉर्ड रहेगा, क्योंकि इसको हम इमूटेबल रखते हैं। एक बार रीड हो गया उसके बाद कुछ नहीं, पोस्ट DTO। ओके, अब इस पोस्ट DTO में क्या क्या रखने वाले हैं हम इधर। अब पोस्ट एंटिटीज़ के अंदर चलते हैं। हमें UUID चाहिए, लेट्स सेव दिस। ओके, UID के बाद जो है इसमें टाइटल चाहिए, सेव दिस। टाइटल्स के बाद डिस्क्रिप्शन चाहिए हमें, कॉपी कर लो इसको भी। ठीक है, फिर ऑथर नेम, एट द लास्ट क्रिएटेड एट, ये कब क्रिएटेड हुआ है पोस्ट। ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है यहाँ पर डिफाइन करने के लिए। अब यहाँ पोस्ट इसमें चलते हैं, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। डन। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, वेर ओके पोस्ट। अब ये जो पोस्ट हैं हम पोस्ट रिपोजिटरी डॉट फाइंड। ओके, फाइंड ऑल फंक्शंस है पोस्ट रिपोजिटरी से, ये सारे के सारे जो पोस्ट्स हैं उनको रिटर्न कर देगा। ठीक है, पर यहाँ पे ये क्या रिटर्न कर रहा है, लिस्ट ऑफ पोस्ट एंटिटी। अब इनको हमें रिटर्न करने से पहले इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पोस्ट डॉट स्ट्रीम। ठीक है, स्ट्रीम्स के बाद हम यूज़ करने वाले हैं मैप। मैप क्या है, मैप एक फंक्शन है। ठीक है, हर रिकॉर्ड के करस्पॉन्डिंग ये एक रिकॉर्ड रिटर्न करेगा। इसके अंदर जो है हम अपना ट्रांसफॉर्मेशंस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें रिटर्न करेगा यहाँ पे पोस्ट एंटिटी। एक पोस्ट एंटिटीज़ के बाद यहाँ पे हम क्या रिटर्न कर सकते हैं, अपना ये न्यू
पोस्ट DTO। ठीक है, पोस्ट DTO को सबसे पहले क्या चाहिए, UUID, पोस्ट एंटिटी डॉट गेट पोस्ट ID। सेकेंड पोस्ट DTO को क्या चाहिए, टाइटल, गेट टाइटल। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, गेट डिस्क्रिप्शन। आफ्टर दैट ऑथर नेम, पोस्ट एंटिटी डॉट गेट ऑथर नेम, डन। आफ्टर दैट created at post DTO डॉट created at done। ओके, यहाँ हमने ट्रांसफॉर्मेशन कम्प्लीटली प्रोवाइड करा दिया। फिर उसके बाद हमें इसको क्या करना है, सिंपली कलेक्ट करना है टू लिस्ट में, डन। सो यहाँ पे हमने ट्रांसफॉर्मेशन क्या किया, पहले हमने लिस्ट ऑफ पोस्ट एंटिटी लिया, उन सबको लिस्ट ऑफ पोस्ट DTO में कन्वर्ट किया और रिटर्न कर रहे हैं इधर से हम। तो यहाँ पे सर्विस के लिए हम डन हो चुके हैं। ठीक है, अनयूज इंपोर्ट को सबको रिमूव कर दें। फिर उसके बाद क्या करना है, अब लास्ट हमारे पास जो बच्चा है वो कंट्रोलर बचा है। एक न्यू पैकेज क्रिएट करें कंट्रोलर का। अब कंट्रोलर के अंदर जाके एक क्लास क्रिएट करें। अगेन ये रिकॉर्ड टाइप रहेगी, पोस्ट कंट्रोलर। अगर यहाँ पे आपको एक चीज़ और न्यू सीखने को मिल गई होगी कि रिकॉर्ड टाइप का क्या यूज़ है। सेम जैसे हमारे पास सर्विस एनोटेशंस है वैसे ही कंट्रोलर एनोटेशंस है। ठीक है, और वेरी मच स्पेसिफिक रेस्ट के लिए हमारे पास रेस्ट कंट्रोलर्स है। तो रेस्ट कंट्रोलर से इसको इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे हमें जो इंस्टांस चाहिए वो चाहिए अपना पोस्ट सर्विस का। तो पोस्ट सर्विस के इंस्टांस को यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं। ओके, फिर इसके बाद हम एक फंक्शन लिखते हैं, सिंपल फंक्शन पब्लिक, जो रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ पोस्ट DTO। लिस्ट ऑफ पोस्ट DTO का जो कन्वर्जन है वो ऑलरेडी हम सर्विस के अंदर कर चुके हैं, इसको इंपोर्ट करें। ओके, आफ्टर दैट गेट ऑल पोस्ट, डन। सो यहाँ पे सिंपली ही पोस्ट सर्विस डॉट गेट पोस्ट, ये बहुत सिंपल है। ओके, हमने यहाँ फंक्शन बना दिया, बट हमें इसको एज अ गेट एंड पॉइंट बाहर एक्सपोज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि देखो, गेट एंड पॉइंट बनाने के लिए पोस्ट एंड पॉइंट, पुट एंड पॉइंट, डिलीट एंड पॉइंट, पैच एंड पॉइंट, ये सारे के सारे एंड पॉइंट बनाने के लिए जो स्प्रिंग्स है वो हमें एनोटेशन प्रोवाइड कराता है गेट के लिए। जैसे हमारे पास है गेट मैपिंग। ठीक है, गेट मैपिंग्स हम यहाँ प्रोवाइड करा देंगे और यहाँ पे जो हम URL डिफाइन कर सकते हैं कि इसका URLs क्या रहेगा। ठीक है, अब जैसे ये पोस्ट कंट्रोलर्स है, हम पोस्ट कंट्रोलर्स में क्या है कि इसमें जितने भी एंड पॉइंट देंगे उनका एक बेस पैकेज वो रहेगा, बेस URL जो है। तो एक हमारे पास एनोटेशंस है रिक्वेस्ट मैपिंग। ओके, रिक्वेस्ट मैपिंग में हम बेस URL प्रोवाइड करा देते हैं, लाइक दिस API/version1/posts। ओके, अब हमने ये बेस URL प्रोवाइड करा दिया। अब इस URL पे हम एक्सपोज कर रहे हैं गेट एंड पॉइंट को डायरेक्टली। जब भी ये URL हिट होगा गेट के लिए तो ये इन्वोक्ड होगा। सेम वे हम पोस्ट एंड पॉइंट्स, ये सारे के सारे एंड पॉइंट्स यहाँ एक्सपोज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं और इसको टेस्ट करके देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो एप्लीकेशन स्टार्ट करें। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि पोस्टमैन ओपन कर लें। ठीक है, पोस्टमैन ओपन कर लें, या फिर ये तो गेट एंड पॉइंट है, अगर आप चाहें सीधा हिट करना है आपको ब्राउज़र से तो ब्राउज़र से भी कर सकते हैं। तो यहाँ URL लिखेंगे HTTP, ठीक है, :/localhost:8080/ और जो ये URL हमने यहाँ एक्सपोज किया है वो है हमारा URL। ये इसको कॉपी करें। ठीक है, इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे जस्ट इसको प्रोवाइड करा दें। फिर इसके बाद यहाँ जो वर्ब है वो गेट रहेगी, इसको सीधा डायरेक्टली यहाँ से सेंड करें। अगर यहाँ आप देखोगे तो हमारे पास ये जो एक रिकॉर्ड है जिसको हम पोस्ट कंस्ट्रक्टर में ऐड कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड यहाँ पे ये रिटर्न कर रहा है। तो अब तक हमने क्या सीखा, हमने एंड टू एंड एक गेट एंड पॉइंट बनाना सीख लिया। अब क्या करना है कि सेम आर्किटेक्चर को फॉलो करना है। ये 3 लेयर आर्किटेक्चर है। ठीक है,
जिसमें पहले ये प्रेजेंटेशन लेयर हो गई, फिर हमारी बिजनेस लेयर हो गई, सर्विस जो लेयर है, फिर हमारी यहाँ पर डाउ लेयर हो गई जो हमारी डेटाबेस परसिस्टेंस लेयर है। अब सेम आर्किटेक्चर को यूज़ करके हम इन अ सिमिलर वे अपनी बाकी जो एंड पॉइंट्स हैं उनको डिफाइन कर सकते हैं। मैं एक एंड पॉइंट और आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ, फिर बाकी एंड पॉइंट जो 2 हैं वो मैं आपको एनकरेज करूँगा कि आप क्रिएट करें। पब्लिक, अब ये जो है ये यूआईडी रिटर्न करेगा एंड पॉइंट, ठीक है। इसका एंड पॉइंट है सेव। अब यहाँ पे ये जो है पोस्ट डीटीओ रिसीव करने वाला है। यहाँ पे एक और चीज़, जैसे ये पोस्ट डीटीओ जो है हमने यहाँ क्रिएट किया, ठीक है। इस पोस्ट डीटीओ के अंदर काफ़ी सारे फील्ड्स हैं। अगर यहाँ देखोगे तो यूआईडी है और क्रिएटेड एट है। हमें ये 2 चीज़ें नहीं चाहिए, हमें सिंपल और सिंपल ये 2 चाहिए, ठीक है। अगर आप चाहो तो अपना एक एंड पॉइंट बना सकते हो जिसमें ये सिंपली ये 2 ही रहेगा। पोस्ट डीटीओ यहाँ डिफाइन किया, यहाँ पे सिंपल चलते हैं, इसको एनोटेट करते हैं इधर से। अब ये जो है पोस्ट मैपिंग होगी तो इसको पोस्ट मैपिंग से एनोटेट कर देते हैं, ठीक। और जो ये पोस्ट डीटीओ है इसका जो इंस्टांस बनेगा वो बॉडी से फिल किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको रिक्वेस्ट बॉडी प्रोवाइड करा देते हैं कि जो ये डीटीओ को जो फिल करना है वो रिक्वेस्ट बॉडी से फिल करना है, ठीक। अब यहाँ से हम रिटर्न कर देते हैं पोस्ट सर्विस डॉट सेव। पोस्ट सर्विस के अंदर सेव फंक्शन होना चाहिए जो पोस्ट डीटीओ लेगा, ठीक है। मैंने यहाँ से एंड पॉइंट नहीं, डीटीओ वो स्पेसिफिक नहीं बनाया क्रिएट के करस्पॉन्डिंग, इसमें आईडी और वो भी है जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे बाहर से। अगर आप चाहें तो वेरी मच स्पेसिफिक बनाना आप बना सकते हैं, ठीक। अब यहाँ और लेट्स डू वन थिंग। सो हम डीटीओ क्रिएट कर ही लेते हैं। जावा क्लास के अंदर चाहते हैं इसको क्लास बनाते हैं सिंपल, ठीक है। पहले रिकॉर्ड्स के अंदर देखते हैं, ठीक। इसको लिख देते हैं क्रिएट पोस्ट रिक्वेस्ट बॉडी। अब ये जो पोस्ट डी है वो 3 ये लेगा, इनको हम कॉपी करते हैं यहाँ पेस्ट करते हैं, ठीक। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ नॉट नल से एनोटेट करते हैं कि जब इसको जेसन बाइंडर फिल कर रहा होगा हमारा मॉडल बाइंडर तो वो ये वेरीफाई करे कि ये जो फील्ड है वो नल नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ हम मैसेज भी डाल देते हैं कि टाइटल इज रिक्वायर्ड। Let me do one thing. I think it does not provide anything. Yeah, right. Okay. नॉट नल रहेगा, डिस्क्रिप्शन ये भी नॉट नल रहेगा और ऑथर नेम ये भी नॉट नल रहेगा। डन। ओके। सो पोस्ट कंट्रोलर्स में चलते हैं, इसको यहाँ से रिमूव करो, ये क्रिएट, ठीक। और यहाँ पे इसके साथ साथ जो रिक्वेस्ट बॉडी से हम फिल कर रहे हैं इसको, और यहाँ पे हम एक और एनोटेशन लगा देंगे वैलिड, ठीक है। कि ये जो है इसको वैलिडेट भी करना है। आई थिंक वैलिड भी एक एनोटेट है। Let me import this. ओके, वैलिडेटेड, ठीक है। अब शेप्स के अंदर चलते हैं, इस क्लास के अंदर ये सिंपल क्रिएट करते हैं फंक्शन, यहाँ पे ये डन। पोस्ट सर्विस के अंदर चलते हैं, अपना ये फंक्शन मिला पोस्ट डीटीओ। यहाँ पे अब रिवर्स वर्क करना है हमें। यहाँ पे अब रिवर्स में क्या है, पोस्ट रिपोजिटरी डॉट सेव, ठीक।
अब सेव करते समय सिंपल एक काम करते हैं इधर, वेर पोस्ट एंटिटी, न्यू पोस्ट एंटिटी, पोस्ट एंटिटी डॉट सेट टाइटल, ओके, पोस्ट टीटीओ डॉट टाइटल, ओके, पोस्ट एंटिटी डॉट सेट डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ तुम देख रहे हो ये जो फंक्शंस है, ये जो कॉल किया है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो रिकॉर्ड्स क्लास है वो अपने आप गेटर सेटर सारा बना देगी, ठीक। पोस्ट टीटीओ, पोस्ट डिस्क्रिप्शन, पोस्ट टीटीओ डॉट डॉट डिस्क्रिप्शन, इन अ सेम वे ऑथर को भी असाइन कर देते हैं, पोस्ट टीटीओ ऑथर। After that we just need to pass this post entity here and we are done, okay। जो पोस्ट एंटिटी है वो हमें यहाँ पे जो है रिटर्न करेगा created post, and after that we can do one thing, just return created post dot get post id, ओके। ये डन एंड ये डन। और पोस्ट रिपोजिटरी लेयर्स पे हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि सेव फंक्शन पहले से ही JPA हमें प्रोवाइड कराएगा। अब इस एप्लीकेशंस को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये वर्क कैसे करती है। अब ये ओपन करते हैं, इस बार इसको एंड पॉइंट को कर देते हैं पोस्ट, और यही सेम URL रहेगा। सेम URL पर पोस्ट एंड पॉइंट को हिट करते हैं। बॉडीज़ के अंदर जाते हैं, ठीक। बॉडीज़ के अंदर जाके सिंपल रो सेलेक्ट करते हैं। रो सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे। पहला फील्ड होगा हमारा, वो होगा टाइटल। यहाँ टेक्स्ट की जगह इसको जेसन सेलेक्ट कर लो, ओके। यहाँ लिख देते हैं हमारा सेकंड टाइटल। आफ्टर दैट सेकंड फील्ड जो है हमारा डिस्क्रिप्शन। लेट मी कॉपी दिस, यहाँ डाल देते हैं सेकंड डिस्क्रिप्शन। आफ्टर दैट नेक्स्ट फील्ड जो हमें ऑथर नेम प्रोवाइड कराना है, ओके। ऑथर नेम, ऑथर नेम्स में लेट्स से डाल पास कर देते हैं अमोल, ओके। so now let's do one thing, so let's hit send button। so here अगर आप देखोगे तो ये हमें UID रिटर्न कर रहा है, पर ये सही तरीका नहीं है। जैसे जिस तरीके से UID को ये रिटर्न कर रहा है, हमें एक रैपर यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि मैं इसको चेंज करता हूँ थोड़ी देर में, ओके। लेट्स डू डैट, ओके। एक काम करते हैं, अभी इस चेंज कर लेते हैं इसको, गेट नाउ अगेन सेंड करते हैं। इस बार हमें 2 रिकॉर्ड आने चाहिए, नाइस, 2 रिकॉर्ड आ गए, ठीक है। हम इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा, ये ठीक नहीं है। पोस्ट एंटिटी पे चलते हैं, सॉरी कंट्रोलर, इसकी जगह हम सेंड करते हैं रेस्पॉन्स, response entity type of UID, okay। so now we need to do one thing, it should be like a response entity, and here is like a new, and here we need to pass first D, and after that HTTP। जो स्टेट है वो रहेगी HTTP created, ओके।
क्रिएटेड मीन्स 201 मीन्स जब भी हम 201 सेंड करते हैं तो इसका मतलब कि रिसोर्स जो है जिसकी रिक्वेस्ट की गई है वो सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुका है। ओके, okay, so now let's do one thing. So let's start application and see how it will work now. ओके, एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। दोबारा से सेम इसको ओपन करें, सेम रिक्वेस्ट हिट करते हैं, यहाँ पर चेंज कर लेते हैं इसको पोस्ट। ओके, सो नाउ ये बेटर है कि यहाँ 201 क्रिएटेड हमें ये सेंड कर रहा है, बट ये जो है अभी भी हमें ये चेंज करना है। ठीक है, इसको चेंज करने का सिंपल सा तरीका है ये, एक DTOs के अंदर चलते हैं, इधर यहाँ जावा रिकॉर्ड, ठीक, यहाँ पोस्ट रेस्पॉन्स बॉडी। ओके, और इसके अंदर सिंपल हम UID पोस्ट ID सेंड करने वाले हैं। यहाँ पे जो है ये हो जाएगा टाइप ऑफ सॉरी रेस्पॉन्स पोस्ट, पोस्ट रेस्पॉन्स बॉडी। इस तरीके से डायरेक्टली सेंड करने की जगह ये रहेगा हमारा न्यू पोस्ट रेस्पॉन्स बॉडी, and here just pass this post TTO. Now start this application again and let's see. एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, पोस्टमैन पे क्लिक करना है, अब दोबारा से सेम रिक्वेस्ट सेंड करनी है। यस, सो नाउ अगर आप देखोगे तो T0201 ये क्रिएटेड सेंड कर रहा है और ये सही तरीके से दिखा रहा है कि दिस इज़ द पोस्ट ID। सो नाउ इट्स लुकिंग बेटर। ओके, अब गेट पे क्लिक करना है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये 2 रिकॉर्ड्स सेंड कर रहा है। अगर आप वंडरिंग करोगे हम कई बार रन कर चुके हैं, ये बार 2 रिकॉर्ड ही क्यों करता है, क्योंकि जब भी हम हर बार स्टार्ट करते हैं तो हमारा डेटाबेस दोबारा से क्रिएटेड हुआ है, क्योंकि ये इन मेमोरी डेटाबेस है। जैसे एप्लीकेशन 1 रिकॉर्ड सारे के सारे डिलीटेड हो जाते हैं। अब हम दोबारा से पोस्ट पे चलते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस ऑथर नेम्स को यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, अब दोबारा से ये पोस्ट रिक्वेस्ट को दोबारा सेंड करते हैं। अगर आप देखोगे तो ये इंटरनल सर्वर एरर थ्रो कर रहा है और यहाँ पे ये बोल रहा है कि नॉट नल प्रॉपर्टीज़। ओके, बट जो ये एटलीस्ट ये सेव नहीं कर कर रहा है, पर जो ये मैसेज जिस तरीके से सेंड कर रहा है वो रीडेबल नहीं है। यहाँ पे देखोगे तो ये सिंपली बोला है नॉट नल प्रॉपर्टीज़ एंड ऑथर नेम। सो जो एरर मैसेज है ये रीडेबल नहीं है। तो इन नेक्स्ट लेक्चर्स हम ये देखेंगे कि ये एरर जो हैं किस तरीके से हम इनको रीडेबल फॉर्मेट में बाहर की तरफ सेंड कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के स्प्रिंग में। तो ये अब तक के लिए है। आई होप आपने काफ़ी लर्न किया होगा इससे। मैं आपको एनकरेज करूँगा कि बाकी के जो एंड पॉइंट्स हैं, डिलीट एंड पॉइंट, अपडेट एंड पॉइंट्स, आप बनाएं। उससे क्या रहेगा, जितना आप हैंड्स ऑन करोगे तो आपकी मसल मेमोरी उतनी ज़्यादा क्रिएट रहेगी, आपको चीज़ें उतने अच्छे से समझ में आएंगी। और यहाँ पे आप इसको ऐसे ना देखें कि बहुत छोटी सी एप्लीकेशन बनाई है। यहाँ हमने सिंपल वही सब फॉलो किया है, एकदम प्रोडक्शन रेडी कोड है कि जैसा हम एक्चुअल प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं वही सेम फॉलो हमने यहाँ पे किया है। तो आई रियली एनकरेज यू कि आप हैंड्स ऑन करें इस पर। ओके, थैंक यू। And one more things, I really request you to please, if you like my content, so please like my channels and share this videos, and also subscribe and click on notifications bell, so that in futures whenever I will upload any video you will get notifications. So thank you.